अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सियासी मैदान में जारी महाजराई के हवाले से। पीटीआई और नून लीग के दरमियान जो सर्द जंग जारी है। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ में एक सियासी जंग शुरू हो चुकी है। बौखलाहट के शिकार हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला तो किया ही है, मगर अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के इस फैसले से नाखुश हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी पीटीआई को बतौर सियासी जमात पाबंदी आयद करने के फैसले की हिमायत नहीं की, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात इनफरादी हैसियत में हैं। इत्तेहादियों की नाराज़गी से बचने के लिए नून लीग ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के बाद यू टर्न लेते हुए इत्तेहादियों से मुशावरत पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने और मनसूबाबंदी के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट में किया। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी मुशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। हम मुतालिबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद हो। इजलास खत्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की और बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत की बौखलाहट को जो है वो शो करता है। और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जबकि जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की और बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मौजूदा हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत को अमल करना चाहिए और कहा कि इस्लामाबाद में जलसा होगा जबकि मुल्क भर में हम जलसे करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा शिबली फराज ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी पर पाबंदी लगाने के बाद भी इंतहाई भोंडी हरकत करार दे दी। उमर अयूब का क्या कहना था वो आपको दिखाते हैं। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर। हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में कि हदायत के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। और शिबली फराज का कहना था कि पाबंदी की जो बातें की जा रही हैं इससे लगता यूं है कि आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आइन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है। और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर खोज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास जो है वो जारी है और इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा, जबकि आपको बता रहे हैं कि ये अहम इजलास है जिसमें इस बारे फैसला किया जाएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। जी हाँ, सुबह 11 बजे का वक्त था लेकिन ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा शरीक थे और इजलास की सदारत भी कर रहे थे। ताहम इजलास ये मुलतवी कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा आज के इजलास में क्या मामला हुए हैं और क्या कोई हतमी फैसले पर पहुँचने का इम्कान है? जी बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अहम इजलास जो है वो आज हुआ। ये इजलास सुबह 11 बजे जारी शुरू होना था, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा वो लाहौर में थे और उनकी मसरूफियत के बायस ये जो अहम इजलास था वो 11 बजे के बजाय 3 बजे शुरू हुआ। इजलास में ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि वो इसमें वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में मौजूद थे, जबकि चारों जो मेंबरान हैं वो इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो लॉ विंग डीजी हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे, जिनकी जानिब से कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलाट करे। अलबत्ता जो 41 मेंबरान हैं PTI के, उनकी जाने से पहले जो उनके पार्टी से एफिलेशन है उनके कागजात यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको मखसूस नशिस्तें अलाट करने के हवाले से
फैसला करेगा। अलबत्ता इस फैसले पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है, इस हवाले से जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास तो कल होगा, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं या हलफनामा जमा करवाना है, तो क्या वो भी इस इजलास के बाद जो फैसला होगा उसके बाद जमा करवाएंगे? नहीं, वो तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाहे तो आज भी जमा करवा सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 15 दिन का वक्त दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपने जो 41 मेंबरान हैं उनके जो अलाटमेंट लेटर्स हैं वो यहाँ पर जमा करवाएं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से आज का इजलास था। इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। इजलास में काफ़ी जो उमूर थे उस पर डिस्कशन की गई, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मामला था, इस पर इसका कानूनी तौर पर जो है जायज़ा लिया गया। और इसमें मेंबरान की जानिब से, चूँकि जब इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी, इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था, तो इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी कमीशन था उनकी जानिब से 4-1 की अक्सरियत से फैसला आया था, जिसमें अच्छा उस्मान ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हुकूमत की जानिब से भी रिव्यू में जाने का ऐलान किया गया। उसके बाद आज की खबर ये है कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर आए थे उन्होंने भी ये फैसला किया है कि वो रिट पटिशन दायर करेंगे और ये कहेंगे कि उन्हें सुने बगैर फैसला दिया गया। अब इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को सामने रखते हुए क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला हो सकता है? इस हवाले से ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम इस हवाले से हमने ज़राए से बात की, तो ज़राए का कहना था कि आज के इजलास में भी जो DG लॉ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जो हमने इलेक्शन एक्ट 2017 के जो एक्ट है उसके जो सब सेक्शन है 104 उसके तहत और जो आइन है उसके आर्टिकल 53 की सब सेक्शन 6 के तहत जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसलिए अलाट नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपना आइन है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। ये वजह थी कि हमने इस जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी। तो ये एक पॉइंट है जिस पर कमीशन के कुछ मेंबरान ने कहा कि नहीं, हम इस पे हमें जो एक हम आईनी इदारा है और हम इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो एक मेंबर ने कहा कि इस पे हम इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट से रुजू ना करे। अलबत्ता जो लॉ विंग था उनकी जानिब से कहा गया था कि चूंकि हम इस बार फैसला दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन का अपना जो 4 मार्च का जो फैसला है वो मौजूद है, फिर 4 जून को जो हमने हतमी फैसला दिया वो हमारे सामने मौजूद है, उसके मुताबिक जो हमारा उस वक्त का मौक़िफ़ था वो लेकर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अलबत्ता चूंकि पूरे तमाम मेंबरान इस पर मुत्तफिक नहीं थे, तो आज जो अब कल दोबारा से ये इजलास होने के लिए जा रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या फैसला किया जाता है। उस्मान जब्बार, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कराची में हब्स और गर्मी की वजह से 19 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। एक अफसोसनाक खबर है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 36 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 19 अफराद गर्मी के बायस जाँ बहक हो गए। मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी हैं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के दौरान लोड शेडिंग का अजाब कम ना हो सका। मुल्क के मुतादिद शहरों में बिजली की मुसलसल आंख मचोली। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट से जायद हो चुका है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहर कायद में रहने वालों को भी सख्त अजियत में मुब्तला कर रखा है। 50 डिग्री तक महसूस की जाने वाली शदीद गर्मी की शिद्दत में भी 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश जारी है, जबकि रवां साल जून के आखिर में गर्मी की लहर से 500 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और इनमें भी बड़ी तादाद शामिल थे जो नशे के आदी थे, जिसकी वजह से कराची के सर्द खाने लाशों से भर गए। लोगों की जानिब से कहा गया कि इस शदीद गर्मी में भी मुसलसल लोड शेडिंग की जा रही है। तमाम तर सूरत हाल पर लोगों ने किस तरह से अपनी राय का इजहार किया है वो देखिए। बिल भरूं कि आटा ले, मेरे लिए घर पे खाने के लिए कुछ नहीं। ये जालिम हुकूमत हमारे ऊपर आ गई है, ये जुल्म कर रही है हमारे ऊपर। देखो तो सही, ये गरीब लोग कहाँ से, जिसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है वो 15,000 का बिल अदा करेगा, पीछे खाएगा क्या? कच्ची आबादी है, यहाँ मजदूर लोग हैं जी, यहाँ कोई जो है न करोड़पति है नहीं जी। यहाँ बिल जो जायज़ है वो ले ले, लेकिन नाजायज़ बिल आ रहे हैं जी। तो यहाँ लाइट की वजह से इतनी दुनिया परेशान बीमार हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके वादे कहा गया, वोट के लिए आते हो और जब आवाम पानी मांगते, बिजली गैस मांगते, फिर अपना शक्ल नहीं दिखाते। खुदा के लिए आवाम को तो नंगा कर लिया, अभी ये चमड़ी भी उतार दो तो अच्छी बात है। बिल ही भर के तो मर गए हम लोग। बिल तो इतना आता है कि डबल ट्रिपल आ रहा है। हम लोग थके हुए आते हैं काम से
ना हमें बिजली मिलती है ना कुछ और मिलता है। ये हमारी जान छोड़ाओ यार इनसे यार, खुदा के लिए जो है ना ऐसे लोगों के हाथ में दिया है कि जो चोर है, नौकरी वाले आदमी जो है वो नौकरी पे जा नहीं सकते। सुबह 7 बजे बिजली चले जाती। मच्छर काट काट के बच्चों को पकिया जल जल के क्या करे, बंदा सो नहीं सकता, रातों को इधर थल्ले पे सोए होते हैं सारे। गर्मी के टाइम में जरूरत के टाइम में हमारे को बत्ती की जरूरत है और वो नहीं होता है। क्या करें हम लोग, किधर जावे, बच्चे जो है बाहर होते हैं, मेरा ये देखो ये हाल है। रोजगारी इतनी है भैया साहब, कंपनियां बड़ी बड़ी बंद हो गई है भाई, मजदूरी आया नहीं और घरों के बिल आते हैं भाई 20,000 30,000 रुपये, अब कहाँ से पूरा करेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि जब तक IPPs के माहिदों को रिव्यू नहीं किया जाता तब तक ये सूरत हाल ज्यों की त्यों रहेगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। हर दिन के गुजरने के साथ वो मसला गंभीर हो रहा है, बढ़ रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी को ये जो जख्म लगा हुआ है, इकॉनमी से मुराद हमारी जो तमाम मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे। मुल्क की इकॉनमी खराब होगी, लोगों के हालात खराब होंगे। आज सबको पता है मुल्क की इकॉनमी खराब है, महंगाई बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, तमाम बिलों के चार्जेस बढ़े हुए, सबको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि मुल्क के हालात खराब हैं। सैलरीड जो क्लास है उसको टैक्स उसके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है, जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्सेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को टैक्स कर नहीं रहे, आप जो रिटेलर को टैक्स कर नहीं रहे। ये एक बैड मैनेजमेंट के इससे बुरी कोई और एग्जाम्पल दुनिया में हो नहीं सकती। तो मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत इस बारे कुछ क्यों नहीं कर पा रही। लोड शेडिंग का जो अजाब है वो आवाम के लिए नहीं होना चाहिए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुएब कहिएगा कि लम्हा फिक्रिया है 19 लोगों की जान चली जाए और वजह गर्मी बताई जाए और शहर कायद में लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इंतज़ामिया हुकूमत क्या कर रही है इस पर? शुएब बरनी साहब की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं आ पा रही, कुछ तकनीकी मसाइल हैं। आपको बताते चलें कि 19 अफराद जो हैं वो जान की बाजी जो है हार चुके हैं और अब तक यही बताया जा रहा है कि गर्मी और हब्स की वजह से ये अमवात हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों की अमवात हुई हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो नशई हैं। शुएब अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कहिएगा इस बारे हुकूमत और इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी देखें, कराची में इस वक्त सूरज जो है वो सवा नेज़े पर है, जिसकी वजह से कराची में रहने वाला शहरी परेशान है और ऊपर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी है। आपने अभी जैसे खुद बताया कि 36 घंटे के दौरान कराची में गो के वो नशे के आदी अफराद थे, लेकिन 19 अफराद की लाशें जो हैं ईदी और छिपा के सर्द खानों में मुंतकिल की गईं। अच्छा, ये हर गुजरते हुए घंटे के साथ लाशें लावारिस जो होती हैं, जो कि पुलों के नीचे नशा करते हैं, कहीं सड़कों पे गुजारा कर रहे होते हैं, उनकी अमवात होती हैं। अच्छा, ये पिछली दफ़ा भी जब हीट वेव आई थी तो यही सूरत हाल थी और इस दफ़ा भी यही है, क्योंकि कराची में अभी तक अबले रहमत इतनी नहीं हो रही कि बरसात ज़्यादा हो तो गर्मी का जोर टूटे। अब कराची में सिचुएशन ये है कि जिस तरह के इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया था कि वो मुहर्रम के जो 10 रोज़ के अय्याम है उसमें लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कराची के रिहायशी इलाकों में कल यौम आशूर के रोज़ भी लोड शेडिंग हुई है। 6-6 घंटे 5-5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। शेड्यूल लोड शेडिंग अलावा है जो कि 2-2 घंटे 1.5 घंटे की होती है, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, लेकिन गैर एलानिया जो हो जाती है उससे लोगों का और सिलसिला मुतासिर हो जाता है। अब कराची में गर्मी ऐसी है कि यकीन करें कि कराची के अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए शख्स को भी पसीना आ रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री टेम्परेचर आपको फील लाइक में ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि समंदरी हवाएं बंद हैं। जब समंदरी हवाएं बंद हैं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए थे, पहले भी जब हीट वेव आई थी और उसमें भी कुछ हलाकतें हुई थी, तब भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस बारे में इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से वही सिचुएशन देखने में आ रही है। कोई सबक नहीं सीखा गुज़िश्ता वाक़यात से? देखिए, इसमें हुकूमत की जानिब से कोई हमें इंतज़ामात तो दिखाई नहीं दे रहे।
जिस तरह के 3 रोज़ से कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और बारिश नहीं हो रही, महकमा मौसमियात रोज़ाना ये नवीद सुनाता है कि कल बारिश होगी, कल बारान रहमत बरसेगी, लेकिन वो हो नहीं पा रही क्योंकि कराची शहर बहुत बड़ा है। तो इसमें कुछ इलाकों में तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश होती है, वो 10 मिनट 15 मिनट जो पासिंग शावर्स होते हैं या कोई सेल आता है तो वो बरसा के निकल जाता है, लेकिन पूरा शहर अभी तक कराची में बारिश के बाइस अभी तक नहीं ज़ेर असर आया है। बाज़ इलाकों में जो हल्की बूंदाबांदी आती है या मौसम जो है थोड़ी उसमें काली घटा आती है और लगता है कि बस अब बादल बरसेंगे, लेकिन फिर वो हवा का जो सिलसिला होता है वो ले जाता है। अब कराची में क्योंकि समुद्री हवा अगर रुक जाए तो शहरियों का रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, उनमें अगर लाइट चली जाए तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। अगर लोगों के पास घर हो, छत वाला मकान हो तो वो फिर भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, फ्लैट वाले तो सोलर सिस्टम भी नहीं लगा सकते, उनके पास जनरेटर का ऑप्शन भी नहीं होता, तो उनकी ज़िंदगी और मुश्किल में आ जाती है। फिर पानी की किल्लत बड़ी मसला इस वक्त चल रही है कराची में कि पीने का पानी लोगों को टंकियों में नहीं मिल रहा, नलकों में नहीं मिल रहा, जो कि वाटर बोर्ड की लाइनों से आता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और इसकी बुनियादी वजह भी बिजली की अदम फराहमी होती है। जब वाटर बोर्ड के पंप्स नहीं चलते तो पानी नहीं सप्लाई होता, जब पानी नहीं सप्लाई होता तो फिर महंगे टैंकर ख़रीदने पड़ते हैं। टैंकर माफिया कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है और वो जो टैंकर 4000 का होता है वो 8000 का 10000 का बेचते हैं। मसाइल हैं, लेकिन अब चूंकि गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और इस गर्मी की वजह से लोगों का मरना जो है वो फिक्रिया और अफसोसनाक है। शुएब बरनी, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं और अब बात कर लेते हैं कि माली साल 2024 और 25 के बजट में टैक्सेस में इजाफे के असरात के बाद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगा है। पहले आटा डीलर्स हरकत में आए, सीमेंट इंडस्ट्री भी टैक्सेस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने बजट में टैक्सेस के इजाफों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सीमेंट एसोसिएशन का कहना है कि सीमेंट के डीलर्स को पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर एफपीआर की जानिब से हरासा किया जा रहा है, जिसके बाद डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फैक्ट्री से सीमेंट न उठाने का ऐलान किया। हुकूमत ने विफाकी बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 रुपये फी किलो का इजाफा किया था। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फी किलो 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो गई है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ हमारे मेहमान चौधरी मोहम्मद मुनीर साहब मौजूद हैं, जो कि पैट्रन इन चीफ सीमेंट एसोसिएशन हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि 5 रोज़ गुजर चुके हैं, आप लोग हड़ताल पे हैं, अब तक कोई पेशरफ्त हो सकी? हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ या किसी ने आप लोगों से रब्ता किया? कोई रब्ता नहीं हुआ। हम तो इस चाहते हैं कि कोई रब्ता करे ताकि हम अपने जो भी मुतालबात, जायज़ मुतालबात हैं, बताया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे मसले खड़े हो गए हैं कि हमें काम करना मुश्किल हो गया है। सबसे पहले तो मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ये कहते हैं जी पीएस लगा लें। अब पीएस कैसे लगेगा? मतलब पीएस लगाने में हमें तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन उसका सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, हमारे जो जितने आगे दुकानदार हैं वो सारा अनपढ़ तबका है, कोई 90% तो अनपढ़ है। अब वो क्या बेचारे पीएस चलाएंगे? मतलब समझ से बाहर है, लेकिन धक्काशाही हो रही है। वो कहते हैं नहीं लगाएं, हालांकि ये फास्ट मूविंग जो कमोडिटी नहीं है और कुछ समय से बाहर है कि ये इस तरह ऐसे ही जैसे नामुमकिन सी चीज है ना, उसको मुमकिन बनाया जा रहा है। मुनीर साहब, 5 रोज गुजर चुके हैं हड़ताल को और डेफिनेटली मार्केट भी इससे असरअंदाज हो रही है। मार्केट ड्राई हो रही है उससे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मार्केट ड्राई हो रही है और सबसे ज्यादा जो तंग है वो लेबर तबका है। क्योंकि ये तो इस सिलसिले में स्ट्रेटेजी अब है क्या आपकी? क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात की तो कहीं पर कोई शुनीद नहीं है। नहीं, हम काम देखें कैसे करें, हमारे ऊपर इतना बर्डन है कि हम मतलब कर नहीं सकते ना। मतलब एक चीज जो ठोस दी गई है वो मुमकिन नहीं है। वो हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स पहले भी दे रहे हैं। जितने हमारे डीलर्स हैं वो सब पहले ही टैक्स नेट में है। एक भी डीलर ऐसा नहीं है जो टैक्स नेट में ना हो, वो सारे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा भी देना चाहते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? फिर हमारा मिशन ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना। तो इस झंझट में पड़ने के, एफबीआर के चक्कर में पड़ने के, हमें सिंप्लीफाई करें। हम टैक्स इसके ज्यादा देते हैं, आप हमारे साथ बैठ के कैलकुलेट कर लें, हम इससे ज्यादा देने को तैयार हैं। लेकिन एक अनपढ़ तबका है सारा। आप सीमेंट की दुकान पे खुद चले जाएं, आपको चीज खरीदें, आप देख लें, तो दिन में सारा बेचारा 50 बोरियां बेचेगा, 100 बोरी बेचेगा, उसी से अपने गुजरकात करता है, साथ रेत बेचेगा। उसके पास ना कोई चीज है,
ना वो पढ़ा लिखा है, अब वो उसको PS लगा के क्या करेंगे? आप फिक्स कर दें, हमें भी फिक्स कर दें, दुकानदार को फिक्स कर दें, जितना टैक्स लेना चाहते हैं आप ले लें, रेवेन्यू हम बढ़ा देंगे गवर्नमेंट का, लेकिन ये जो तरीका है ये से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। इंडस्ट्री चलेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा तो कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा? चलिए उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को इन तमाम तर मुश्किलात का इदराक हो और वो मुज़ाकरात की राह पर आए और ये मसाइल मिल बैठ कर हल हो सके। बहुत शुक्रिया। प्रपोजल देंगे, हम प्रपोजल देना चाहते हैं, हम टैक्स ज्यादा देना चाहते हैं। ठीक है, हमारी सिर्फ एक गुजारिश है, इसको सिंपलीफाई करें। आप इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, एक अनपढ़ आदमी है वो क्या करेगा? मतलब आप सिंपलीफाई करें, आप टैक्स ले लें हमसे। यकीनन जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उन्हें सिंपलीफाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद मुनीर साहब, पैटर्न इन चीफ सीमेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में सारे ख्याल कर रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि सिंध के कैपिटल और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में 5 बच्चे सीवरेज के मैन होल में गिर गए और कल ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 बच्चे अपनी जिंदगी हार गए जबकि 3 बच्चों को बचा लिया गया है। बच्चों के मैन होल में गिरने का वाकया जिला मलीर के इलाके मेमन गोट के खोसो मोहल्ले में पेश आया। रेस्क्यू वहां पर पहुंची और वहां पर उन्होंने 3 बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाले बच्चों की शनाख्त 4 साला हसनैन और 10 साला तलबा के नामों से हुई है, जबकि जख्मी बच्चों में साकिब और परवेज शामिल हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और वहाँ पर मैन होल में 5 बच्चे गिर गए और 2 बच्चे जान की हार गए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया इस पर तवज्जो देने को शायद तैयार नहीं है या इन मामलात को सीरियस नहीं लेती। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी मेयर कराची हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। ही बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है जो कि मलीर मेमन गोट में पेश आया। पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं और अब दोबारा से इस तरह की चीज़ों का सामने आना, कौन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल, गफलत का मुर्तकिब कौन है? कल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, बड़ी अफसोस सदमा हुआ और मैं जैसी इतला मिली तो मैं वहाँ ऑन द स्पॉट पहुंचा और वहाँ से डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नरों के साथ वहाँ पहुंचा। जब वहाँ देखा तो घर के सामने एक कुआं बनाया हुआ था और उस कुएं के ऊपर सबील लगी हुई थी और उस सबील पे लंगर वगैरह तकसीम किए जा रहे थे, तो उसके ऊपर ही बच्चे सब जमा हुए। तो उसके ऊपर का जो छत था वो टूट गया था, तो बच्चे उस पर गिर गए थे 5, जिसमें से 2 एक्सपायर हुए, 3 को जो है रेस्क्यू कर लिया गया था हॉस्पिटल। इसलिए ये कि गफलत तो है, ये प्राइवेट सोसाइटी है और जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ इस डेवलपमेंट स्कीम चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम सहूलत और सीवरेज लाइन हो, पानी की लाइन या इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। सलमान साहब, ये इस नौयत का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बेशुमार वाकयात हो चुके हैं जिससे इंतजामिया की कारकर्दगी जो है वो सामने आई है। इंतजामिया खामोश क्यों है, इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं करती? जी, इस सिलसिले में बहुत से वाकयात हुए पेश आए, तो इसमें ऐसे लोग भी पकड़े गए जो मेनोल कवरों को निकाल कर तोड़ कर उसके सरिये वगैरह बेच देते थे। उस पर भी काफी एक्शन लिया गया था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस सिलसिले में। ये जो कल जो वाकया पेश आया ये दूसरा है, ये इसमें ये कि ये प्राइवेट बिल्डर की गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया और वहाँ सीवरेज लाइन अगर वहाँ वो डाल चुके होते हैं या कुछ हुआ होता तो ये वाकया पेश ना आता। इस सिलसिले में डीसी साहब की सरबराही में हमने कमेटी बनाई है, इसमें जो भी रिस्पॉन्स की बनती है जिसके उसके खिलाफ। सलमान साहब, हर साल दर्जनों वाकयात पेश आते हैं जिसमें मुतादिद बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो बुजुर्ग हैं या जो जवान हैं वो भी अपनी जानें खो बैठते हैं। क्या वजह है, सूबाई हुकूमत इकदामात क्यों नहीं कर रही, इस पर बजट क्यों नहीं लगाया जा रहा, या बजट लगाया जा रहा है तो क्यों उस पर मजीद तवज्जो नहीं दी जाती? देखिए, इस सिलसिले में केएमसी की जानिब से हमने कराची वाटर बोर्ड में एक फैक्ट्री बंद थी और जैसे ही हमने मेयर साहब हमने चार्ज लिया तो ये फैक्ट्री जो रिंग कवर, मैनुअल कवर बनाते हैं, तो इसको ओपन किया। उसके बाद हमने तमाम यूसी चेयरमैन को तकरीबन 12 से 13,000 मैनुअल कवर और ढकने प्रोवाइड किए उनकी डिमांड पर। जो यूसी चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और उनको पता है कि उनके एरियाज में कौन से मैनुअल टूटे हुए हैं, तो उनको हर यूसी चेयरमैन को हमने प्रोवाइड किए।
तो ये लगाने के बाद कुछ लोग इनको तोड़ कर ले जाते हैं, इनका मटेरियल बेच देते हैं। तो इस वजह इसके लिए अभी अहकाम डिप्टी कमिश्नर साहब ने, पूरे कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नरों ने अहकाम दे दिए। तो अब इंशाल्लाह उन पर कार्रवाई। ठीक है। अच्छा सलमान साहब बताइएगा कि कराची भर में सीवरेज का जो निज़ाम है वो काफ़ी नाकिस है, तो सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? आपका इदारा क्या कर रहा है? मेंटेनेंस का काम रूटीन बेस पर हो रहा है जी। हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने सीवरेज नालों के ऊपर चाइना कटिंग की है, नालों को बंद किया हुआ है, तो ये हमसे पहले के थे। इंक्रोचमेंट नालों के ऊपर बहुत है, तो इस पर कार्रवाई की जा रही है। इंक्रोचमेंट को भी मूव किया जा रहा है और नालों की भी सफाई की जा रही है रूटीन बेस पर। पिछले 20 जून से ये सफाई जो KMC के नाले आते हैं उनका काम जारी है, और उससे ये कि चेकिंग पॉइंटों को क्लियर करा दिया जा रहा है ताकि पानी की जो सीवरेज का ड्रेनेज सिस्टम रवानी क्लियर हो, ताकि इससे अगर ये बंद होगा तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। सलमान साहब, मॉनसून का आगाज़ हो चुका है, ज़्यादा बारिशों की पेशगोई भी की गई है, बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू तो किया गया लेकिन वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच सका, और लोगों का ये गिला है कि बरसाती नाले ताहाल वैसे के वैसे हैं। इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? देखिए, इस सिलसिले में सफाई रूटीन बेस पर की जाती है, और आपको ये वीडियो पिछले दिन वायरल भी हुई है। कोई एक शहरी ओपन नाले के अंदर गार्बेज फेंक रहे, तेलियां वगैरह फेंक रहे, और उसके बराबर में ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से डस्टबिन दान पड़ा हुआ है, वहाँ डालने के बजाय ओपन नाले के अंदर। इसमें कई शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये शहर हम सबका है, इस शहर का नुकसान हम सबका नुकसान होगा। इंतजामिया या हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हम तो उसको निभा रहे हैं, मगर कई शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंतजामिया और लोगों के साथ ताउन करें। ठीक है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इंतजामिया से कोशिश कर रही है कि इस तरह के वाकयात ना रिपोर्ट हों। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम डिटेल्स लेते हैं, जानते हैं कि वो इलाका कैसा है, किस तरह से ये वाकया पेश आया। जी आसिफ बताइएगा। बिल्कुल, ये मलिर मेमनगोट का इलाका है, गुलिस्तान मुस्तफ़ा खोसा महल्ला। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सीवरेज के लिए जो कुएँ बनाए गए हैं, उस कुएँ में 4 बच्चे यहाँ पे इस मोहल्ले के गिरे थे, जिसमें से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे, जबकि 2 जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, ज़ेर इलाज हैं अस्पताल में। इस वक्त हम उस मोहल्ले में मौजूद हैं। इस मोहल्ले के एक मुअज़्ज़िज़ हैं हमारे साथ, गुलबहार साहब इनका नाम है। गुलबहार साहब से पूछते हैं मज़ीद इस हवाले से। तकरीबन गुलिस्तान मुस्तफ़ा में 5000 की आबादी है। 5000 घर वालों ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ गरीब लोग मजदूर हैं जिनके पास इतनी अफोर्ड नहीं होती कि खड्डा लगाएं, तो एक ही खड्डा लगाते हैं कि भाई ठीक है सीवरेज का निज़ाम चले। तो कल ये वाक़या ऐसे हुआ कि ये बच्चे सबील चला रहे थे, 10 मुहर्रम थी, तो बच्चे चढ़ गए ऊपर और इत्तेफाक से वो उसका जो है ना ऊपर ढकना दिया होता वो टूट गया। उससे ये हादसा हुआ। काफ़ी तकलीफ़ हुई कि हमारे बच्चे 2 शहीद हो गए और 2 ज़ख्मी हैं। तो अभी भी वो रात को हॉस्पिटल से दोबारा हमने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। जिन बच्चों ने निकाला, आपकी मदद तहत कोई गवर्नमेंट का इदारा इतना नहीं पहुंचा हमारे पास कि उनको निकालने के हवाले से बच्चों को निकाला भी, लेकिन अभी बच्चों की तबीयत सही नहीं है। 25 साल से ये इलाका यहाँ पर आबाद है, 5000 यहाँ पे घराने मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई बल्दियाती निज़ाम या कोई। आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे, उस वाक़े के हवाले से मैं तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मैन होल में बच्चे गिर गए, जिसकी वजह से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। डस्का की बात करें तो डस्का में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सीवरेज का वहाँ पर नाकिस इंतजाम है, गंदगी और ताफुन की वजह से वहाँ के मकीन काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद यहाँ पर सीवरेज के लिए ताहाल कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। अमीन रज़ा मुग़ल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स जान लेते हैं। अमीन, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? 40 साल बोसीदा सीवरेज सिस्टम जो है वो डस्का के शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। थोड़ी सी भी बारिश से गली मोहल्लों और शाहराहों से कई रोज़ तक पानी का निकास नहीं होता। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये डस्का का कदीमी ग्राउंड है जो अब ये जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पर कभी खेलों की सरगर्मियाँ हुआ करती थी और कई दहाइयों से यहाँ पर गंदे और सीवरेज ज़्यादा पानी का बसेरा है।
कई अदवार गुजरे मगर किसी अरकान असम्बली ने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि सूबाई वज़ीर बल्दियात जिनकी हुकूमत ने सुथरा पंजाब का नारा भी लगाया है, मगर उनके ऑफिस से चंद कदम कैंप ऑफिस से चंद कदम के फासले पर यह ग्राउंड है। और इसके अलावा MC ऑफिस भी यहाँ से चंद गज के फासले पर है। और यहाँ पर अरसा दराज से खड़े गंदे पानी की वजह से मक्खियाँ मच्छर जो है वो यहाँ पर परवरिश पा रहे हैं। तो यहाँ पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जाए ताकि इलाका मकीन बीमारियों से महफूज रह सके और नौजवान नस्ल जहाँ पर जो है वो अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रख सके। ग्राउंड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है जिसकी वजह से यकीनन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों की जानिब से कहा गया कि बारहा इस हवाले से उन्होंने मुतालिका इदारों में शिकायत की हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया कब इस पर एक्शन लेती है। आज के प्रोग्राम से इतना। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।